Good afternoon everyone. I am Samriti Gupta here with the topic New Parliament Building. तो जैसे कि आप सभी को पता है ये करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है। तो कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी को होगी, लेकिन मैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके सामने गैदर करके आई हूँ ताकि आप लोगों को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता चले। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके साथ हम डील करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन जानना पड़ता है कि वो क्या है, कैसे हुआ, और भी उसके कई फैक्टर्स उसमें हम पढ़ेंगे। देन ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है तो मैं इसको न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे नीड फॉर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। किसी भी चीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसकी नीड्स को जानना ज़रूरी होता है कि इसकी क्या आवश्यकता थी जो इसे बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद फैक्ट्स अबाउट न्यू पार्लियामेंट ये वाई गलती से हो गया, फैक्ट्स अबाउट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, और फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये बिल्डिंग बनाई गई है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम डील करेंगे। देन MEP टीम है, और फिर की पॉइंट्स ऑफ द बिल्डिंग, देन इनॉग्रेशन डे, और फाइनली स्पीच ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। इज दैट क्लियर? ओके। सबसे पहले आपको मैं बेसिक बताती थी पार्लियामेंट हाउस क्या होता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उन लोगों को गैदर करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो दैट्स पार्लियामेंट हाउस, जिसे हम लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन भी बोलते हैं, जो कंसिस्ट करता है एक प्रेसिडेंट और दो हाउस, जिसे आप सभी को पता होगा लोकसभा और राज्यसभा। तो ये सब लोग यहाँ मिलकर लॉज बनाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो यही होता है बेसिकली पार्लियामेंट हाउस। तो क्या हुआ था, जो न्यू बिल्डिंग है उसको रिप्लेस किया, ओल्ड बिल्डिंग जो थी उसको रिप्लेस किया न्यू बिल्डिंग ने। तो यही टॉपिक में हम आज पूरा डील करेंगे। जो इसकी लोकेशन है वो है न्यू दिल्ली। इसे डिज़ाइन किया था सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये तो आप सभी को पता होगा, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था। तो इसे जब डिज़ाइन किया था तो ये भी उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना था जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यू बिल्डिंग बनी है। इसकी जो ऑनर होती है वो पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर नहीं होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता है, बल्कि पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो पार्लियामेंट हाउस की ऑनर होती है। अब जो पुराना वाला हाउस था उसने 3 फॉर्म में अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड की है, जिसमें द एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका आप टाइम पीरियड देख सकते हो, जनवरी 18, 1927 से लेकर अगस्त 15, 1947 तक। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगस्त 15, 1947 से लेकर जनवरी 26, 1950 तक। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जनवरी 26, 1950 से लेकर मई 27, 2023। तो क्या है ये तीनों, मतलब जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद जब 6 मेंबर का एडिशन हुआ तो उस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक इसने सर्विस दी। देन फिर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की बात आई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया, जिसका सर्विस पीरियड ये रहा। देन फाइनली जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो एज अ पार्लियामेंट हाउस इस बिल्डिंग ने हमें इतने सालों तक सर्व किया, क्योंकि अब हमारी आज़ादी को 75 जो है ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, इसे अमृतकाल भी कहा जाता है। तो इसी के अंतर्गत न्यू बिल्डिंग की ज़रूरत थी, तो न्यू बिल्डिंग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अभी इसका जो स्टेटस है वो रिटायर्ड है। अभी देखते हैं ये नेक्स्ट क्या यूज़ में आएगा। अच्छा, तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो 28 मई 2023 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। जो सेरेमनीज़ है, बहुत सारी सेरेमनीज़ हुई, सुबह से चालू हुई, तो वो भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो नीड क्या थी? मैंने आपको जैसे बोला, किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके कोई सर्टेन नीड्स होती है, तभी उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। जैसे कि आप लोग अपने घरों में रहते हैं तो क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग होती है, घर होता है, तो आपके पापा न्यू बिल्डिंग या न्यू फ्लैट कब लेते हैं? जब आपका वो वाला जो होता है या तो छोटा पड़ जाता है या पुराना हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से 2 फैक्टर्स से यहाँ पर वर्क किया कि जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी वो काफ़ी छोटी हो गई थी, और फिर उसके बाद पुरानी टेक्नोलॉजी से उसको बनाए हुए कितना समय हो गया है, तो वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जिसको ऐड करना था। अब 2 बार क्या हुआ था, प्रोविजंस आ चुके थे, मतलब 1956 में इसमें 2 फ्लोर्स को ऐड किया, ठीक है, 2006 में इसमें पार्लियामेंट म्यूजियम ऐड किया। लेकिन एक पुरानी चीज़ में आप कब तक चीज़ें ऐड करोगे? अब बारी थी किसी न्यू बिल्डिंग की। बहुत सी सरकारें आई गई, सबने सोचा कि क्यों ना हम न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाएं, लेकिन ये काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया।
ठीक है। अब मैंने कुछ बेसिक डिफरेंसेस आप लोगों के लिए इसमें डाल के रखे हैं कि सीटिंग स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा जो थी वो 545 से 888 हो गई, राज्यसभा की 284 से लेकर 384 हो गई। सेंट्रल हॉल जो था वो पहले वाली बिल्डिंग में बीच में सेंट्रल हॉल हुआ करता था, लेकिन इस वाली बिल्डिंग में नहीं है। इसका कारण ये है, सेंट्रल हॉल की ज़रूरत होती है जब जॉइंट मीटिंग्स होती है, लाइक लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर कोई मीटिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो न्यू हाउस है इसमें लोकसभा का जो चैम्बर है उसे ही इतना बड़ा और इस पॉइंट को दिमाग में रखकर बनाया है कि कभी जॉइंट मीटिंग होगी तो वो लोकसभा चैम्बर में ही होगी, तो इसमें सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया। अब जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ की बात करें तो उस समय लेस थी, क्योंकि जस्ट हमारा भारत आज़ादी हुआ था और ये सब वो पुराना वाली जो बिल्डिंग है वो बनी थी, तो उस समय मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास हमारी इकोनॉमी भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बहुत ही वीक थी, तो उस समय जो बन पाया वो बन पाया। लेकिन अब जब भारत बहुत ही क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, पैसे वगैरह भी आ गए हैं, मतलब इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इस बिल्डिंग में वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे लैग थी उन सबको कंसिस्ट करके पूरी एक न्यू बिल्डिंग बनाई गई है। ऑफिस स्पेस जो है वो वहाँ पर लेस था, यहाँ पर बड़ी कर दी है। सेफ्टी पैरामीटर्स की बात करें तो सिस्मिक जोन 2 और सिस्मिक जोन 4 ये क्या है, तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कोई भी अर्थक्वेक ओरिएंटेड प्लेस होती है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना होती है तो उसको बोलते हैं सिस्मिक जोन के अंडर काउंट करते हैं। तो जब पुरानी वाली बिल्डिंग बनी थी ना तब जो है सिस्मिक जोन 2 में थी वो बिल्डिंग, लेकिन ये वाली जो है सिस्मिक जोन 4 में, क्योंकि अब वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ गई है, तो इसको उस तरीके से क्वालिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करके बनाया गया है कि बिल्डिंग को कुछ भी नुकसान ना पहुँचे। कभी भी आपने देखा होगा कोई प्लॉट होता है वहाँ पे घर बनता है तो सबसे पहले भर्ती वगैरह भराती है, कॉलम बीम सब भराते हैं, तो इस तरीके से उसको बनाया, उसको बहुत ही स्ट्रेंथ दी, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली बनाया कि भविष्य में कभी भी ऐसा ना हो कि बिल्डिंग शेक कर जाए। ठीक है। फैक्ट्स अबाउट पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कंस्ट्रक्टेड 20 मई 2023 को फाइनली कंस्ट्रक्ट हो गई। उसके 8 दिन बाद इसका इनॉग्रेशन किया गया प्राइम मिनिस्टर द्वारा, आपको बता चुकी हूँ। टाइम पीरियड जो है अभी आपको पता है, ये बिल्डिंग का एरिया, ये देख रहे हैं आप, एरिया जो है 65,000, मतलब कि कहीं पे आपको 64,500 स्क्वायर मीटर पढ़ने मिलेगा, कहीं पे 65,000 स्क्वायर मीटर पढ़ने मिलेगा। तो इतना बड़ा एरिया, कोई इतना सा नहीं होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। जब इतना बड़ा एरिया होता है तो बिल्डिंग भी इतनी बड़ी होगी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसको बनाने में पूरे 7-8 साल लग गए। जैसे अपना भी खुद का घर बनता है तो कितना मोस्टली 2-2.5 साल, मतलब 1-1.5-2 साल तो लगते ही हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में सिर्फ 2.5 साल से भी कम में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। तो आप सोचिए कितनी सारी वर्कफोर्स यहाँ पे नीडेड होगी। मोर देन 60,000 वर्कर्स वर इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा कि इसके जो आर्किटेक्ट है वो बीमल पटेल है। ये यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है। हाँ, एक प्रोजेक्ट है जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया है कि एक प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको हम लेटर डील करेंगे। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? तो क्या होता है, जब सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने पुरानी वाली बिल्डिंग बनाई थी तो उस समय ही उन्होंने पहले एक प्रोजेक्ट की स्थापना की थी, उसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो इसके तहत क्या होता है कि कभी भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में कुछ भी दिक्कत आती है, वर्क स्पेस या ऑफिस स्पेस की कमी पड़ती है, तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था ताकि न्यू बिल्डिंग इसके अंतर्गत बनाई जा सके। सिर्फ हमारे पार्लियामेंट हाउस नहीं बल्कि नेशनल म्यूजियम, शास्त्री भवन, वाइस प्रेसिडेंट्स हाउस एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई गई। जो MEP टीम है, मैंने पहले भी बोला था MEP टीम क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इंजीनियरिंग। तो क्या होता है, बहुत ही क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड वर्कर्स मिलकर ये टीम बनाते हैं जो इन 3 सेक्टर्स में काम करते हैं, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। तो इन लोगों ने कुछ इस तरीके से काम किया, जो पाइप्स लाइन होती है तो स्टेनलेस स्टील की यूज़ करी, फिर कॉपर की यूज़ करी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हॉट के अलग, कोल्ड के अलग, सीवेज के लिए अलग पाइप्स यूज़ करे, LED लाइट्स कुछ इस तरीके की यूज़ करी जो आवश्यकता के अनुसार लाइट और डिम हो सकती है, और मेनी मोर, मतलब जो क्वालिटीज़ और स्पेशलिटी इन्होंने दी। अब की पॉइंट्स ऑफ द बिल्डिंग का आपने देखा होगा, मैंने शुरू में बताया था, तो ट्रायंगुलर शेप था, या तो हेक्सागोनल भी बोलो, लेकिन बेसिकली वो एक ट्रायंगुलर शेप है। तो ट्रायंगुलर शेप क्यों है? तो जैसा कि विमल पटेल ने बताया है
कि जो बिल्डिंग है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है कि हमारे रिलीजियस अगर एस्पेक्ट में देखो तो जो ट्रायंगुलर शेप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो एरिया कवर्ड होता है उसमें वो बहुत मतलब कि पहले जो था उसमें बहुत सा एरिया ऐसा जा रहा था कि जो यूज़ में नहीं आ पा रहा था। बिल्डिंग का एरिया तो बड़ा था लेकिन वो यूज़ में नहीं आ पा रहा था, लेकिन ये जो है ये बिल्डिंग में वो प्रॉपर एरिया यूटिलाइजेशन हो पाया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट है बिल्टअप एरिया। मैं आपको एरिया पहले ही बता चुकी हूँ, 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनी है। जो लोकसभा चैम्बर है उसको डबल कर दिया गया है, मतलब 2 गुना बड़ा हो गया है, और वहीं राज्यसभा चैम्बर जो है वो 1.5 गुना बड़ा हो गया। सेंट्रल हॉल नहीं है उसमें। एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे 3 एंट्रेंस रखी गई है, 3 द्वार रखे गए हैं। 3 द्वार में जो नाम है, एक का है ज्ञान द्वार, रुको मैं साइड में लिख देती हूँ। एक का है ज्ञान द्वार, एक का है शक्ति द्वार और एक है कर्मा द्वार। आपको ये नाम पढ़ के लग नहीं रही कि अपने धर्म से रिलेटेड है? ये जो बिल्डिंग है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अपन कभी टेंपल जाते हैं तो देखते नहीं, वहाँ पे बहुत प्यारी अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए बहुत सारे कला आर्ट वार्ट किया जाता है, तो उस तरीके का ये बिल्डिंग में किया गया है। प्लस जो एंट्रेंसेस है इसमें जो है 6 वास्तु रिलेटेड एनिमल्स को बताया गया है, जिसमें से शार्दूल, मकरा, स्वान, एलिफेंट, हॉर्स एटसेट्रा। इन सभी का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है हमारे धर्म में। इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात करें तो ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया गया। आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कि जब कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है तो क्या होता है, उसमें ऐश निकलती है। ऐश का मतलब होता है अपनी मतलब नॉर्मल बोली में बोले तो राख, ठीक है। तो वो तो बहुत इंजूरियस होती है ना हेल्थ के लिए, मतलब अगर आप उसको कंज्यूम कर लो तो वेरियस काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ अगर हो सकती है आपकी बॉडी में, तो वो तो बहुत ही वेस्टिजियस है, कुछ काम की नहीं, उल्टा इंजूरियस है। तो उसको इस तरीके से यूज़ किया गया, जो ऐश है उसको इस तरीके से यूज़ किया गया कि इसकी ब्रिक्स बनाई गई। ब्रिक्स का मतलब आप लोगों को पता है, ईंट जो होती है मेनली ये रॉक्स की मतलब रॉक्स मिट्टी वगैरह की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐश की बनाई गई है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम में भी आपको पता होगा कि जो छत पे पानी गिरता है उसको पूरा स्टोर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, फिर आगे यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके की टेक्निक्स यूज़ की गई कि ये बहुत ही इफ़िशिएंट है, मतलब कि ज़्यादा इसमें पैसे भी नहीं लगे और चीज़ें वेस्ट भी नहीं हुई। सस्टेनेबल रिसाइकल मटेरियल यूज़ हुआ है। अर्थक्वेक सेफ में मैं आपको बता चुकी थी कि सिस्मिक जोन 2 से लेकर सिस्मिक जोन 4 तक अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है, तो उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें उन्हें सोचनी पड़ी कि अब हम इसको ज़्यादा सेफ्टी दें, क्योंकि बिल्डिंग जो बनाई है तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें बस 1-2 लाख खर्चा आ रहा है जो हम कभी भी बना सकते हैं हर साल। इसमें बहुत बड़ा खर्चा आया, बहुत बड़ा अमाउंट आया है, तो इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया कि आगे दिक्कत ना हो। बोला जा रहा है कि अगले 150 साल तक ये बिल्डिंग जो है सर्विस दे सकती है। हाँ, लोकसभा में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, एक्चुअली फ़ोटो छोटा है लेकिन फिर भी ग्रीन कलर की थीम दिख रही है। ये जो है कॉक के फेदर्स हैं, पिकॉक के जो है ये फेदर्स हैं। पिकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है, तो उसी की थीम पे जो लोकसभा चैम्बर है उसको रखा गया है। और स्पेस की तो मैंने आपको बात बताई दी कि पूरा 2 गुना है। इसकी जो सीट्स हैं वो 888 सीट्स को माइंड में रखकर इसको बनाया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं? नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2025 या 2026 तक ये जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब राज्यसभा में जो थीम है वो लोटस फ्लावर की है, जो भी हमारा एक नेशनल फ्लावर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसकी पेटल्स वगैरह है, बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है ये सब। यहाँ पे जो है टील के कारपेट्स यूज़ किए गए। टील एक ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, तो ये क्या होता है, हैंड नॉटेड कारपेट्स है जो लोकसभा में टील के यूज़ किए गए और राज्यसभा में रेड कारपेट्स यूज़ किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो है इसका पूरा हार्ट है, मतलब ये पूरी बिल्डिंग का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो है वो हार्ट है। उसमें भारत की पूरी आज़ादी की गाथा से लेकर
मतलब जब भारत आज़ाद नहीं था तब जो संस्कृति हमारे यहाँ थी उस गाथा को पूरा दर्शाया गया है। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज वगैरह की फ़ोटोज़ लगी हुई है। फैसिलिटीज़ फॉर एमपी की बात करें तो इनके लिए लाउंज, डाइनिंग हॉल, लाउंज मतलब रेस्ट रूम, डाइनिंग हॉल और लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी है। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया है, 6 न्यू कम्युनिटी रूम्स बढ़ाए हैं और एडिशनल में 92 रूम्स इसमें बढ़ा दिए हैं। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इसमें आप लोगों ने देखा कितनी सारी कलाकारी की गई, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि दिल्ली में ये सब अवेलेबल होगा, नहीं होगा ना। तो पूरे भारत और भारत के बाहर मतलब इंडिया और इंडिया से अब्रॉड से भी यहाँ से मटेरियल लाया गया है, जिसमें सैंडस्टोन फ्रॉम धौलपुर एंड ग्रेनाइट फ्रॉम जैसलमेर, जो कि राजस्थान में आता है। राजस्थान से बुलाया गया है। नागपुर से आया है ऊड, और ऊड के जो क्राफ्ट्समैन मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं वो भी मुंबई से आए हैं, मतलब ये महाराष्ट्र का हो गया। देन भदोई वीवर्स जो है, मैंने अभी कारपेट्स की बात करी आप लोगों को, टील और रेड कारपेट्स, तो ये इन लोगों ने अपने हाथ से बुने हैं। इसके लिए जो वूल जो आता है ना, मतलब जैसे कारपेट्स वगैरह बनते हैं, ये न्यूजीलैंड से आया था। फिर आपको गांधी स्टैच्यू दिख रहा है, ये अभी इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में नहीं इंक्लूडेड है। ये जब हमारी पुरानी वाली बिल्डिंग थी तभी इसमें जो ये थे स्थापित थी ये वाली मूर्ति, और इसकी जो है 16 फुट टॉल है ये, इसकी हाइट 16 फुट है। इसे 1993 में प्लेस किया गया था। इसको बनाया जो है वो बनाया है राम वी सुतार ने, जिनको इसके लिए पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। अभी ये बिल्डिंग को क्या किया, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बिल्डिंग को शिफ्ट कर दिया। अब जब 2 बिल्डिंग बन गई, आपको पता है जो न्यू बिल्डिंग बनी है वो कहीं और जगह नहीं बनी है, जो पुरानी बिल्डिंग है उसी के ठीक सामने बनी है, ठीक है। तो बीच में जो है इस मूर्ति को बीच में रख दिया। इसका जो फेस है वो ओल्ड बिल्डिंग की तरफ है। नेशनल सिंबल्स की बात करें तो हमारा नेशनल एम्बलम, नेशनल, फिर सत्यमेव जयते, नेशनल सॉन्ग वगैरह, ये सभी जो पार्लियामेंट हाउस है उसकी बिल्डिंग की जो वॉल्स है उस पर कार्व्ड किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। मतलब आप एंट्रेंस में जाएंगे तो वहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा होगा, अशोक चक्र वगैरह बना होगा, जो मतलब आपको वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा फील होगा कि हमारे देश की जो इतनी अच्छी चीज़ है, मतलब कि क्या बोलो, बहुत महत्वता रखती है ना किसी देशवासी के लिए ये सब चीज़ें, तो वो आपको देखने को मिलेंगी। इसको बनाने में अभी छोटा मोटा घर तो है नहीं कि इसको बनाने में 5-6 लाख हो गए ख़त्म बन गया, नहीं। इसको बनाने में अभी तक गवर्नमेंट ने जब बोला था तब 1200 करोड़ तक पहुंच चुका था, लेकिन 1200 करोड़ तक इन्होंने बीच में बोला था। उसके अलावा भी 200 करोड़ का जो है यहाँ पे आर्ट वर्क हुआ है, ये जो पूरी कलाकृति वगैरह बनाई है। अच्छा, समुद्र मंथन किस किस को पता है? समुद्र मंथन हमारे मतलब सनातन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि एक कहानी है कि देवता और असुरों के बीच में जब जंग छिड़ी तो उन लोगों को समुद्र से कुछ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने थे। तो ये आप कभी नेट पे देखिएगा, एक फ़ोटो आपको मिलेगा कि एक साइड देवी देवता हैं और एक साइड राक्षस है और समुद्र मंथन चल रहा है, शेषनाग को वो लोग पुल कर रहे हैं और जो है समुद्र से रिसोर्सेज बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको ब्रॉन्ज की एक बहुत ही सुंदर कलाकृति उन्होंने दीवार पर दिखाई है न्यू पार्लियामेंट हाउस में। अब गोल्डन स्केप्ट्रे, ये हाथ में जो दिख रहा है, अच्छा बालवीर किसने देखा है? बच्चों का एक सीरियल आता था बालवीर, सबके पास अपना अपना एक दंड होता था, नहीं, उसमें अलग अलग पावर होती थी, तो सेम उसी प्रकार का दंड जो है मोदी जी लेकर जा रहे हैं। तो क्या इनका पर्सनल है? नहीं, इनका पर्सनल नहीं है। इसके पीछे की एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। बात है आज़ादी के समय की। अपने को आज़ादी दिलाई किसने थी? आप लोगों को पता होगा, माउंटबेटन ने, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आज़ादी की बात आ रही थी तो माउंटबेटन ने बुलाया जवाहरलाल नेहरू को, बोला कि चलो ठीक है हम तुम लोगों को आज़ाद कर रहे हैं, तो फिर कैसे क्या करें। तो उन लोगों की यहाँ प्रथा होती है कि कुछ भी सौंपना करना होता है, कुछ भी चीज़ें बनानी होती है तो वो लोग हाथ मिलाते हैं और बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मतलब हाथ मिलाते हैं, ये उन लोगों का एक वे है। तो ये तो हमारे काम नहीं आने वाला है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला सही बात है, देखते हैं क्या करते हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू है वो गए सी राजाजी गोपालचारी के पास, जिनको प्यार से सब लोग राजा जी बोलते थे। इफ़ आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये आईएनसी के एक पॉपुलर मेंबर है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब रिलीजियस व्यक्ति है, बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति है। तो ये पढ़ते हैं, इन्होंने क्या करा, इंडिया का पास्ट उठाया, बुक्स छान मारी, फिर उन्होंने देखा कि एक चोला जो भारत है
भारत के इस वाले क्षेत्र में एक चोला एम्पायर होता था, बहुत ही बड़ा एम्पायर था, बहुत समय तक इनने राज किया था। यहाँ पे जो था ये वाली प्रैक्टिस होती थी जिसमें ये लोग एक जो सिंगोल होता था जिसमें ऊपर देखो ये आपको नंदी दिख रहा है, नंदी मतलब बैल, बुल बोलते हैं उसको। तो ये जो स्ट्रेंथ का प्रतीक है, मतलब कि शक्ति का। तो इसका मतलब ये है कि जब एक किंग को अपना पूरा दायित्व, अपना पूरा जो वो है साम्राज्य किसी और को सक्सेसर को सौंपना होता था, तो वो क्या करते थे, एक पूरी सेरेमनी रखते थे, बड़े बड़े प्रिस्ट आते थे, हवन पूजा वगैरह सब होता था, और फिर वो सिंगोल को सौंप कर ये बताते थे कि अब हमने हमारी जो शक्ति है, पावर है, हमारा पूरा साम्राज्य है, वो इनको सौंप दिया है। तो अब राजा जी ने सोचा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, जब हमारे भारत में इस तरीके की प्रैक्टिसेस हुई तो क्यों ना आज हम फिर से ये करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ये गए रिसर्च पे, ये पहुँचे तमिलनाडु। यहाँ पे इन्हें देखा कि एक मठ यानी पता है आपको, ग्रुप ऑफ प्रिस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ही जाने माने होते हैं, इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, मतलब कि जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें ये लोग काम करते हैं, तो मंदिर का जो भी दान होता है उसका कुछ परसेंटेज इन लोगों को मिलता है। तो इस मठ का नाम था थिरुवादुथुरई आतीनम। इसके जो हेड थे वो थे श्री कुमार स्वामी थम्बिरन। तो जब राजा जी इनके पास आए तो इनको बोला, तो उन्होंने बोला अभी थोड़ी ना रखा है सिंगोल, चोला एम्पायर को कितना समय हो गया। तो उन्होंने बोला अच्छा फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता हो। तो उनके पास भी बुक्स वगैरह जो डाटा होता है उन्होंने देखा और बताया कि वो कुछ इस तरीके से होता था। तो जो होता है 5 फुट का होता है, ठीक है, ये गोल्ड का हुआ करता था जब चोला एम्पायर की बात थी, अभी नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा बनवा लेंगे अपन। तो जो पिक्चर है वो लेकर गए वुमिडिव वांगडू के पास। ये जो थे तमिलनाडु के एक गोल्ड स्मिथ थे, तो इनको ये फ़ोटो बताई गई। इनको बोला कि बहुत ही स्पेशल काम के लिए चीज़ जा रही है, तो इसको बहुत ही क्वालिटी से, सेफ्टी से बनाइए। तो उन्होंने क्या करा, सिल्वर की 5 फुट इसको जो सिंगोल है उसको बना दिया। उसके बाद गोल्ड का पानी इस पर चढ़ा दिया, मतलब गोल्ड प्लेटिंग कर दी, ठीक है। अब इसको लिया और जो ये है इनको लोग बहुत ही जानते मानते थे, क्योंकि बहुत बड़ा जो है ये ग्रुप है, बहुत पॉपुलर ग्रुप है। इसके ये जो है रिलीजियस हेड हैं। तो ये इनने क्या किया, सिंगोल को लिया और ये गए माउंटबेटन के पास, उनको सौंपा कि ये लो भाई, ये अब हमको सौंपो, ये हमारी धरोहर है, इसी को मान के हम मानेंगे कि आपने हमको हमारी आज़ादी वापस दे दी। तो माउंटबेटन ने जो है ये दिया, माउंटबेटन को जो ये श्री कुमार स्वामी थम्बिरन ने इन्होंने सौंपा। फिर माउंटबेटन ने उनको वापस दिया। फिर इसकी बहुत सारी पूजा हवन हुए, पाठ हुए, फिर जलवल छीटा और फिर 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को ये सौंप दिया गया। फिर कुछ समय तक उन्होंने दिल्ली वाले अपने घर में इसको रखा। देन उन्होंने डिसाइड किया कि ये इतनी प्रीशियस चीज़ है, क्यों ना मैं इसको म्यूज़ियम में रखूँ। फिर इलाहाबाद म्यूज़ियम में इसे रख दिया। सेक्टर यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आखिर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैम ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ पावर को। ट्रांसफर ऑफ पावर को किसे दे रहे हैं ये दे रहे हैं पहले तो जब चोला एम्पायर से इन लोगों ने कॉपी किया तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। आज़ादी के बाद सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको सौंपा गया, और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि म्यूज़ियम में रखा गया था। उसके बाद तो ख़त्म हो गई ना प्रथा। लेकिन अभी फिर से इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि जब हम इतनी बड़ी न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं, देखो पहले का जो पार्लियामेंट हाउस था क्या वो अच्छा नहीं था? नहीं भाई था, वहाँ भी वर्क चल रहा था। लेकिन एक मेंटलिटी होती है कि कॉलोनियल रूल में हमने यहाँ पे आज़ादी जब मिली तो उससे पहले कॉलोनियल रूल था, तो उसमें जो भी है आर्किटेक्ट है, जो फैसिलिटीज़ वगैरह है, वो सब किसने प्रोवाइड करवाई थी? ब्रिटिशर्स ने। तो जब हमारे भारत की धरोहर है, हमारे पास संस्कृति है, कला की कमी है क्या? तो क्यों ना हम हमारे तरीके से बनाएं। तो इस तरीके से फिर न्यू बिल्डिंग में जो है अपनी कलाकृति वगैरह लाई गई, और फिर ये जो सिंगोल वाली चीज़ है वो भी इसलिए की गई कि हम हमारे तरीके से बताएंगे। तो फिर जो है न्यू सिंगोल क्यों नहीं, उसी सिंगोल को इलाहाबाद से लेकर आया गया, और फिर अभी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे जो है न्यू पार्लियामेंट हाउस में स्थापित कर दिया। गोइंग डिजिटल, ये जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, लोकतंत्र का नया मंदिर, ये पूरी तरीके से पेपरलेस है।
मतलब कि यहाँ पे कुछ भी काम आपको पेन पेपर ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पूरा काम डिजिटलाइज्ड है। आईपैड वगैरह ये जो है एकदम आम बात है, हर मिनिस्टर को ये प्रोवाइड किया गया है। जो डेस्क होते हैं, आप मेरे डेस्क पे बैठे हो ना, तो जैसे कुछ भी सलाह मशवरा होता है तो हाँ या ना करना होता है, तो उन लोगों को नॉर्मली एक जो डेस्क है उस पर एक डिजिटल स्क्रीन होगी जिसमें यस नो का ऑप्शन होगा, उनको सिंपली वो टैप करना पड़ेगा और फिर आसानी से उनका काम हो जाएगा। गैलरीज इन द बिल्डिंग, इसमें 2 गैलरी, एक शिल्प है और एक स्थापत्य है। तो जो शिल्प गैलरी है इसमें टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन का मतलब, टेक्सटाइल मतलब क्या समझता है, कपड़ा है ना, तो बहुत सारे जैसे अपने सिल्क शुरू से बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइबर रहा है, तो जो सिल्क है, वूल है, इन सब की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं जिनको टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन बोला गया है। और फिर ये अलॉन्ग विथ पॉटरी आइटम्स मतलब मिट्टी की चीज़ें बनी हुई। तो आपको पता है मोदी जी ने ये एडवाइस दी थी कि जब हम इस बिल्डिंग को बना रहे हैं तो क्यों ना भारत के हर एक राज्य से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लाई जाए, क्योंकि सारे राज्य इतने समृद्ध नहीं है कि उनके यहाँ कुछ ना कुछ मिनरल या वो हो कि पर्टिकुलरली वही लेकर आए। तो हर राज्य से मिट्टी लाई गई, उस मिट्टी को मिक्स करके फिर है अलग अलग जो है ये बनाई गई है पॉटरी आइटम्स। फिर स्थापत्य जो है इसमें आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया है, जो इंडिया की ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब है, ठीक है। फिर उसके बाद योगा आसन्स। योगा जो है शुरू से ही हमारी जो भारत के इतिहास में, पास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हमारे ऋषि मुनि का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है ना वर्ल्ड में योग का, वो हमारे यहाँ से ही आया है। मतलब जो भारत है वो विश्व गुरु के साथ साथ योग गुरु भी है। तो फिर उन आसन्स को बनाया गया है, मतलब रिप्रेजेंट किया गया है। फिर वास्तुशास्त्र की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना कि 6 जो है वास्तु रिलेटेड एनिमल्स, मकर, शार्दूल, एलिफेंट, हॉर्स, सॉन एटसेट्रा, जो है तीनों एंट्रेंस पे 2-2 बनाए गए, जो एक जल की ओर चिन्हित करता है, एक थल की ओर चिन्हित करता है और एक वायु की ओर चिन्हित करता है, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइजिंग द वर्कफोर्स, मैंने बताया था 60,000 वर्कर्स जो थे यहाँ पे इंक्लूडेड थे, ऑन साइट और ऑफ साइट, मतलब जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे वो तो, प्लस उसके अलावा बहुत से लोग जो बाहर से ऑनलाइन वगैरह वर्क कर रहे थे वो लोग। फ्रॉम रिक्रिएशनल टू अ न्यू हाउस। अच्छा, ये जब ओल्ड पार्लियामेंट हाउस की हम बात करें तो न्यू पार्लियामेंट हाउस की तो बात ही नहीं आ रही थी उस समय, ये तो अभी अभी आया ना। तो फिर वो क्या काम में आ रही थी वो स्पेस, तो स्पेस ये काम में आ रही थी। इन लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पे पार्क बना देंगे तो अच्छा लगेगा कि मतलब पार्लियामेंट हाउस के सामने एकदम ग्रीनरी वगैरह है। लेकिन प्रेजेंटली एट दैट टाइम इसको यूज़ किया जा रहा था पार्किंग के लिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट हाउस बनेगा। लेकिन 2020 में जो है द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने इसको चेंज किया और बोला कि अभी लैंड जो है, ये प्लॉट जो है, यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट हाउस बनेगा। इनॉग्रेशन डे की बात करते हैं तो ये तो मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। ये डेट जो है ये भी आप याद कर लीजिए। मैंने जो पॉइंट्स बताए इसमें से बहुत से पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट थे, एक बीमल पटेल वाला, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो आपको आगे काम में आ सकते हैं, ठीक है। जो मॉर्निंग से सेरेमनीज चालू हुई, सबसे पहले जो पीएम है वो आए, उनका स्वागत किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। उन्होंने जो है ट्रेडिशनल अटायर पहन के रखा था, धोती कुर्ता वगैरह सब। फिर सबसे पहले वैदिक मंत्रास वगैरह हुए, फिर पूजा वगैरह हुई। अच्छा, वो मूर्ति थी तो मैंने तो आपको बताया था बीच में ही थी। तो सबसे पहले मोदी जी आते हैं, उनको नतमस्तक प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं और फिर आगे की जो है बाकी सेरेमनीज़ में इंक्लूड हो जाते हैं। तो पूजा हवन हुए, फिर सिंगोल को उन्होंने स्थापित किया। फिर पीएम रिलीज अ पोस्टल टिकट। मैंने आपको बताया था कि 75 ईयर्स जो है हमारी इंडिपेंडेंस को कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, तो ये सारी जो सेरेमनी है उन चीज़ को ही दिमाग में रखकर बनाई गई। तो एक पोस्टल टिकट और कॉइन उन्होंने रिलीज़ किया, जो एक मेमोरेबल चीज़ है कि आगे कभी भी उसको देखेंगे तो याद आएगा, हाँ भाई इस समय हमारा जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बना था। राज्यसभा के जो डेप्टी चेयरमैन है हरिवंश, इन्होंने 2 स्पीचेस दी, जो एक हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू के लिए दी और जो सेकंड है वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के लिए दी। बिसाइड देम यूनियन मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, एस जयशंकर एंड मैनी वर प्रेजेंट। ये बिल्डिंग बनी, टेंडर किसी ने लिया, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने लिया
ऑनर इसकी इंडियन गवर्नमेंट है, लेकिन बेसिकली काम किसने किया? उन 60,000 वर्कर्स ने किया ना, उन्होंने 3 शिफ्ट में काम किया दिन रात, तो उनको भी तो किसी तरीके से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे उनको ट्रेडिशनल शॉल जो है दी, साथ में एक सर्टिफिकेट दिया। उन लोगों से बात की गई आपको कैसा लगा, तो सभी को बहुत गौरव, मतलब गर्व से उन लोगों की छाती फूल गई थी कि यार हम लोगों ने ये बनाया। कभी भी वो देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ, अपने बच्चों को आगे दिखा सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है इसमें हमारा भी योगदान है। अब फाइनली अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच किस किस को पसंद है? मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, अच्छा वाचते हैं वो। तो हम प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की बात करें तो उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृतकाल जो है चल रहा है, आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं, भारत ने बहुत ही तरक्की कर ली है, किसी भी फील्ड में देखो बहुत सारी फील्ड में कर ली है। फिर उनको बहुत खुशी हुई ये बताने में। फिर उसके बाद मैंने पूरा स्पीच तो नहीं उठाया, लेकिन 4 लाइनें उठाई है, मैं पढ़ती हूँ इसको आपके सामने। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, उतना ही आधुनिक होना चाहिए। समझ तो किसी को नहीं आया होगा, क्या आया? अच्छा ठीक है। मुक्त मातृभूमि को मतलब यहाँ हमारे भारत की जो भूमि है उसकी बात की गई है। तो उसको आज़ादी तो मिल गई, मतलब मुक्त तो हो गई वो, लेकिन उसको जो प्राण है, नवीन प्राण, मतलब जो उसकी लाइफ है वो भी न्यू चाहिए। लाइफ से मतलब ये है नहीं कि न्यू लाइफ ही चाहिए, वर्ड्स का खेल है, मतलब कविता जो है ऐसी ही लिखते हैं, इसका मतलब है न्यू पार्लियामेंट हाउस चाहिए। फिर नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, न्यू फेस्टिवल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो इनको भी सेलिब्रेट करने के लिए जो है न्यू बिल्डिंग चाहिए। ठीक है। मुक्त गीत हो रहा, हमारा जो राष्ट्रगीत है वो मुक्त हो चुका है कॉलोनियल रूल से, तो उसके लिए एक नई राग चाहिए, युवाओं में नया उत्साह चाहिए। ठीक है। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली, मतलब जो भारत का फ्यूचर है उसको शाइनी, ब्राइटर बनाने के लिए भी क्या चाहिए? इस कार्यस्थली का मतलब होता है ऑफिस मतलब छोटा सा ऑफिस नहीं है, जो पूरा पार्लियामेंट हाउस है जहाँ पे पूरा फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट चल रही है, इसको भी उतना ही न्यू होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, मतलब मॉडर्न होना चाहिए। जो पेपरलेस वर्क इन्होंने किया, पूरा डिजिटलाइज कर दिया उसको, ये सब। ठीक है। अब अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस। एज पर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है, तो वो इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हर रिलीजन को। यस। तो यहाँ पे समुद्र मंथन तो हिंदुइज्म को प्रेजेंट करेगा, वो हिंदू कथा होगी, ओके। और नंदी मतलब शिव जी के थे, वो भी हिंदुइज्म को वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। जब इनॉग्रेशन हुआ तो हवन और पूजा हुई थी, तो इसमें किसी ने ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं उठाए? मतलब रिलीजियस मुस्लिम्स थे या सिख्स थे, उनको प्रेजेंट क्यों नहीं किया गया? अदर कम्युनिटीज की तो हर्ट में होंगे। सॉरी, एक्चुअली इट इज़ इन पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, बट सून मैं इसका नॉलेज गैदर करके आपको डिलीवर कर दूंगी। ओके। यस। लाइक इलेक्शंस होंगे तो वो भी डिजिटलाइज होंगे, लाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तो वोटिंग जो की जाती है, हाँ, मे बी ये हो सकता है, बट विद इन जो पार्लियामेंट हाउस है तभी ये पॉसिबल है। बाहर मतलब हम तुम आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकते ना ये सब। हाँ, वहाँ पे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो आपने 6 वास्तुशास्त्र बताए थे, मतलब जो एनिमल्स थे, उसमें आपने बोला था मकर एंड शार्दुल। शार्दुल, मकर जो होता है वो होता है मगरमच्छ, ठीक है, और शार्दुल एक मिथिकल जो है एनिमल है जिसको टाइगर, ठीक है, टाइगर और डोंकी को मिलाकर, मतलब ये रियल में ऐसा एग्जिस्ट करता था कि नहीं इसका कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन टाइगर को और डोंकी को मिलाकर इस एनिमल को माना गया है कि इसकी मतलब पूंछ भी ऐसी होती थी, मुंह डोंकी जैसा होता था, बॉडी जो टाइगर जैसी होती थी, लेकिन इसकी पूजा की जाती थी हमारे पहले पास्ट में, तो इसलिए इसको माना गया है। यस। आपने बताया कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जब नहीं बनी थी, दैट एरिया वाज यूज्ड एज अ पार्किंग एरिया। यस। सो नाउ द न्यू बिल्डिंग इज डेवलप्ड, तो ओल्ड बिल्डिंग का क्या होगा? हाँ, द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इट इज़ अ डिसाइडेड येट कि उसका क्या होगा, बट ये है कि वेस्ट तो नहीं होगा, उसको किसी ना किसी तरीके से मे बी उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दे या कुछ और उसका अच्छा यूज़ कर ले, बाकी अभी वो रखी हुई है, लॉक हुई है। ठीक है। एनीवन?
from there? Okay, thank you.